हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं मैट्राइसेस। उसमें थोड़ा बहुत हमने सीखा भी है, जैसे एडिशन सीखा है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा है, सब्सट्रैक्शन सीखा है। अच्छा, एडिशन के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था कि ऐड तभी तुम कर सकते हो जब उनके ऑर्डर सेम हो, है ना। अच्छा, आज का ऑब्जेक्टिव है अपना मल्टीप्लिकेशन सीखना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चीज़ें लिख रखी हमने, ठीक है कि मान लो एक मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर p क्रॉस q। अब दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो, आइदर a इंटू बी लिखोगे या b इंटू ए लिखोगे। तो जो पहले है वो प्री मल्टीप्लायर है और जो बाद में है वो पोस्ट मल्टीप्लायर। जैसे इसमें ए बी लिखना चाहूँ मैं, तो a पहले दिखाई दे रहा है इसलिए a प्री मल्टीप्लायर, b बाद में दिखाई दे रहा है इसलिए b क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन ये उठता है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा कब, है ना। जैसे एडिशन के लिए हम लोगों ने कहा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम ऐसी ही कुछ रिस्ट्रिक्शन है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना है तो ये कंडीशन है कि प्री जो मल्टीप्लायर है उसमें कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर में रो के इक्वल होना चाहिए। फिर से एक बार समझते हैं, प्री मल्टीप्लायर मतलब जो पहले लिखा है उसमें कॉलम, जो बाद में लिखा है उसमें रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे ये a इंटू बी करना चाहते हो तो इसमें n कॉलम है और इसमें p रोज हैं, तो मतलब n इक्वल्स टू p होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। अच्छा, अब मान लो डिफाइन हो गया तो एक नया मैट्रिक्स आएगा हम दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ से m बचेगा और यहाँ से q बचेगा, मतलब जो इक्वल इक्वल हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से m यहाँ से q बच जाएगा। आई होप सो समझ गए हो। एक थोड़ा सा और समझते हैं, है ना, और ज़रा समझते हैं। जैसे सॉरी, मान लो अपने पास ये a मैट्रिक्स है, अभी सिर्फ हम डिफाइन होने की कंडीशन लिख रहे हैं, 2 क्रॉस 3 है। अच्छा, b मैट्रिक्स से मान लो बी आई जे, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब मैं पूछूं ए बी और बी ए में से कौन सा डिफाइन होगा, तो ए में अगर ए बी की बात करें तो ए प्री मल्टीप्लायर और बी पोस्ट मल्टीप्लायर। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितना है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए ये कितना है, 3। अच्छा, नंबर ऑफ रो इन बी कितना है, नंबर ऑफ रो इन बी ये कितना है, 3 है, ठीक। तो क्या a इंटू बी डिफाइन हो जाएगा, यस, है ना, a इंटू बी डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, a इंटू बी डिफाइन हो गया तो ए बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, और ये बी आई जे और इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। अब जो इक्वल इक्वल है ये तो हमने कहा कैंसिल कर देंगे, मतलब एक नया मैट्रिक्स मान लो सी आई जे आता है, उसके एलिमेंट सी आई जे आते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। आई होप सो समझ गए हो तुम। अच्छा, मैं पूछूं बी ए डिफाइन होगा क्या, तो फॉर बी ए टू बी डिफाइन, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन बी, है ना। चेक करते हैं कितना है, नंबर ऑफ कॉलम इन बी 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इन ए चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो इन ए ऑफ लिखा हुआ था, सॉरी, ए कितना है 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। इसका मतलब बी ए तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, बी ए डिफाइन नहीं हो पाएगा, ए बी डिफाइन हो जाएगा, बी ए डिफाइन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अच्छा, मान लो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन करना चाहते हैं कि ऑलवेज डिफाइन हो जाए, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, जिस सिचुएशन में ए बी और बी ए दोनों हमेशा ही डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ए को ऐसे लिख दूँ, ये ए आई जे है और इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, और ये बी आई जे है और इसका ऑर्डर n क्रॉस m है। अब मैं पूछूं कि ए बी डिफाइन होगा, तो इसमें कॉलम देख लो n है, इसमें रो देख लो n है, यस, ए बी डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑर्डर ए आई जे ये क्या है, ऑर्डर m क्रॉस n, बी आई जे इसका ऑर्डर n क्रॉस m, तो n तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट मान लो सी आई जे हैं, वो कितना हो जाएगा, m क्रॉस m। अच्छा, बी ए डिफाइन होगा, यस, बी इंटू ए बी डिफाइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम m और इसमें रो m,
तो अगर बी इंटू ए लिखना चाहे हम लोग, बी आई जे, इसका ऑर्डर कितना है, ये एन क्रॉस एम। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो m और m तो कैंसिल हो जाएंगे, जो नया मैट्रिक्स उसके एलिमेंट मान लो डी आई जे से डिनोट किया, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया, n क्रॉस n। अब m और n डिफरेंट हैं, तो इन जनरल ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं आएगा, है ना। मतलब इसका ऑर्डर ही देख सकते हो, इसका m क्रॉस m है, इसका n क्रॉस n है, तो दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे ये 2 क्रॉस 3 होता है, ये 3 क्रॉस 2, तो एक 3 क्रॉस 3 आता है, एक 2 क्रॉस 2 आता। तो मतलब ए बी और बी ए इन जनरल इक्वल नहीं होता है, इन जनरल इक्वल नहीं होता है। यहाँ से अच्छा, डिफाइन इस केस में ज़रूर हो जाएगा कि अगर m क्रॉस n और n क्रॉस m ऑर्डर का ले लें तो फिर डिफाइन हो जाएगा, ए बी भी डिफाइन हो जाएगा, बी। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हो तुम सेम ऑर्डर के, तो ऑलवेज डिफाइन हो जाएगा, है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी तो बस इतना ही हम सीख पाए कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं और डिफाइन होने के बाद उसका ऑर्डर आएगा कैसे, है ना। ये 2 बातें हम लोगों ने सीखी हैं। फिर से एक बार सीखते हैं कि अगर ए बी को डिफाइन होना है तो ए प्री मल्टीप्लायर है, बी पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो जो प्री मल्टीप्लायर है, ठीक है, उसमें एक रो, जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसमें कॉलम, दोनों सेम होना चाहिए। सॉरी उल्टा हो गया। ए जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें कॉलम, ठीक है, जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसमें रो के इक्वल होना चाहिए, तभी डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो फिर से एक बार, ठीक है, कि ए बी को डिफाइन होना है तो ए पहले है, बी बाद में है। ए प्री मल्टीप्लायर है, बी पोस्ट मल्टीप्लायर है। ए में कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए, एक लाइन में इसको, ठीक है, याद रखें, तो ही डिफाइन हो पाएगा मल्टीप्लिकेशन। डिफाइन होने के बाद जो इक्वल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो रेस्ट बचेगा वो ऑर्डर आ जाएगा, है ना। अब सवाल है कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाए, है ना, मल्टीप्लाई करें कैसे। तो मल्टीप्लाई, चलो एक यही वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, और बी मैट्रिक्स मान लो फिर से 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, है ना, ऐसे ही ले लेते हैं। इसका ऑर्डर देखो, बताओ कितना है, 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। तो मैं पूछूं क्या ए बी डिफाइन हो जाएगा? डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम, इसमें रो के इक्वल। क्या बी ए डिफाइन हो जाएगा? यस, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं, यस डिफाइन हो जाएगा, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग आएगा, है ना। अब सवाल है मल्टीप्लाई किया कैसे जाए। तो मान लो ए इंटू बी लिखना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा 5 6 ही लिख लेते हैं ना, इसको भी अच्छा रहेगा, 5 6, है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ऑर्डर देखो कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब 2 क्रॉस 2 आएगा, मतलब 2 रो आएगा, 2 कॉलम आएगा, ठीक है। तो मान लो इसका पहला एलिमेंट C11 और ये C12, फिर C21 और C22, यही आएंगे, ये 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब C11 कैसे मिले? तो C11 का मतलब होगा इसका फर्स्ट रो लो, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड करो, ठीक है। एक मैं लिख के अलग से दिखाता हूँ, जैसे C11, तो इसका फर्स्ट रो ये हुआ और इसका फर्स्ट कॉलम ये हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करना है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा 1, तो 1 आ गया, प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक, प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग आएगा 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। तो फाइनली ये ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 1 + 6 कितना हो गया, ये 722, है ना। ऐसे C12 चाहिए, C12, तो अभी भी रो तो फर्स्ट ही रखना है, इसका कॉलम सेकंड हो गया, है ना। मतलब पहला वाला जो है वो क्या बताएगा हमें कि यहाँ से फर्स्ट रो उठाना है और वहाँ से सेकंड कॉलम, ठीक है। जैसे C21 लिखना है, तो इसका मतलब पहले वाले से सेकंड रो उठाना है, दूसरे वाले से फर्स्ट कॉलम उठाना है। C22 लिखना है, इसका मतलब पहले वाले से क्या उठाना है, सेकंड रो, और दूसरे वाले से भी सेकंड कॉलम। तो C12 लिखोगे तो C12 मतलब रो तो यही, ये कॉलम ये आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 18 28 आ गया। फिर C21,
है ना। C21 कैसे मिलेगा, C21 ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो, तो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 हो गया, ठीक है। प्लस 5 इंटू 3 करोगे तो 15 हो गया, प्लस 6 इंटू 5 करोगे तो 30 हो गया, है ना। तो ऐड कर लो इसको, 19, आई थिंक 49 हो जाएगा, चेक कर लेना। अच्छा, फिर C22 कैसे मिलेगा, ठीक है। इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 2 करोगे 8 हो गया, 5 इंटू 4 करोगे 20 हो गया, 6 इंटू 6 करोगे 36 हो गया। तो ये आई थिंक 44 और 64 हो जाएगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन, बाकी तो है ना, बस सही किया मैंने। C11 कितना था, 22 था। C12 28 आया है, C21 49 आया है, C22 कितना आया है, 64। तो मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आई होप सो तुम समझ पाए हो इस बात को, फिर से एक बार, है ना, ठीक है। इम्फेसिसली इस बात को समझते हैं, एम्फेसाइज करके, सॉरी, कि C11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो उठाओ फर्स्ट कॉलम, फिर C12 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो उठाओ सेकेंड कॉलम, है ना। C21 मतलब पहले वाले का सेकेंड रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम। अब जैसे BA तुम लिखोगे, है ना, तो BA अगर लिखते तो मतलब कैसे आता, ये आ जाता 1 2, है ना, 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, और ये कितना 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो फाइनली कितना आएगा, 3/3 का आएगा, है ना। अब अगर तुम सीख गए हो तो आसानी से लिख सकते हो। ऐसे इसका C11, इसका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करके आएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 2 तो 9 आ जाएगा। फिर यही रो रखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया, तो 2 प्लस 12 12 आ गया। फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, तो 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ये वाला रो उठाओ, है ना, C21 C22 C23, तो ये उठाओ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 4 16, तो 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर यही रो रखना है, कॉलम चेंज हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 5 20, तो 26 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 6, तो 9 प्लस 24 कितना आ जाएगा, आई थिंक 33। फिर अब C31, इसको आप मतलब यहाँ से थर्ड रो, वहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 6 इंटू 4 24, तो 29 आ गया। 5 इंटू 2 10 हो गया, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। होप सो इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 प्लस 6 6 जा 36, तो 36 प्लस 15 आई होप सो 15 आ जाएगा, है ना। तो ये आई थिंक तुम मल्टीप्लिकेशन अब खुद से कर पाओगे। तो जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो नया मैट्रिक्स आता है उसके एलिमेंट्स सब तुम्हें लिखना आना चाहिए, कि मतलब ऑर्डर देख लो पहले, ठीक है। फिर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, C11 C12, तो C11 का मतलब है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ऑब्टेन। C12 को मतलब है फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ऑब्टेन होगा। C21 का मतलब है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ऑब्टेन। C22 का मतलब है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ऑब्टेन होगा। आई होप सो समझ गए हो, ठीक है। तो इन जनरल मतलब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते ए और बी, और ए बी का कोई एलिमेंट चाहिए, है ना, तो वो कुछ यूँ आ सकता है, ए बी आई जेथ एलिमेंट चाहिए। अगर इसका आई जेथ एलिमेंट, तो ये आएगा R इक्वल्स टू 1 to n, है ना, AIR इंटू BR से, है ना, मतलब R चेंज होता रहेगा, तो आई जेथ एलिमेंट आ जाएगा इससे, है ना। देख, आई होप सो समझ गए हो। तो मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह से होगा। अच्छा, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए। सिमिलर अगर ए क्यूब लिखते हो तो मतलब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए पावर 4 लिखते हैं तो मतलब ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन। तो यहाँ से
देख सकते हैं कि a पावर m लिख दें इंटू a की पावर n लिख दें तो कितना हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ऐसे ही अगर a की पावर m और इसका पावर n लिख देते हैं तो a की पावर mn हो जाएगा। m और n नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना, ये बात समझे। तो आई होप सो इस बात को समझ गए। ए स्क्वायर लिखना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए पावर 4 लिखना है तो ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो। अच्छा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब मल्टीप्लिकेशन को लेके, है ना, ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे एक तो पहला वही वाला हमने कहा कि इन जनरल, है ना, मतलब प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें सबसे पहली बात तो वही है कि इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इन जनरल का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं होगा, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब हो भी सकता है। चाहे कब हो सकता है वो देख सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास ये कि मैट्रिक्स है D1, 0, 0, D2 और B मैट्रिक्स है, ठीक है, C1, 0, 0, C2। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, यस, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल, ठीक है, D1, D2। इसका मतलब ये 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स D1, D2 आएंगे, रेस्ट तो 0 होते ही हैं, वो तो जानते ही हो। ऐसे ही इसको डायगोनल C1, C2 लिख देते हो, ऐसे ही D1, D2, D3 लिख दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है D1, D2, D3 डायगोनल के एलिमेंट से बाकी सारे 0 होंगे। ऐसे ही D1, D2, D3, D4 लिख दिया, है ना, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट हमारे पास D1, D2, D3, D4 है, रेस्ट सारे 0 होंगे। ऐसे D1, D2, D3, Dn लिख दिया, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स D1, D2, D3 और Dn है, बाकी सारे 0 ही हैं। तो ऐसे भी लिखा करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। अच्छा, अगर मैं A इंटू बी कर दूँ, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो A इंटू बी कर देंगे तो D1, 0, 0, D2 और ये C1, 0 और 0, C2 आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, सीधे तुम कर लेना, D1, C1 आ जाएगा 0 और ये D2, C2 आ जाएगा 0। अच्छा, सिमिलर अगर तुम B इंटू ए लिखोगे तो वो भी यही आ जाएगा, करके देख लेना, मल्टीप्लिकेशन तो सीख गए हो। C1, D1, 0 और ये 0, C2, D2, मतलब सेम ही थिंग है। तो ए बी बी ए इस केस में हमेशा ही बराबर आ जाएंगे, मतलब इस केस में जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा ए और बी तो ए और बी का प्रोडक्ट ऑलवेज, मतलब इस केस में वैसे जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता हमने कहा, लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तो फिर ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट बहुत हो सकता है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कई सारे डायगोनल मैट्रिक्स दे दूं मैं तुमको और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कर दूं, बस कुछ करना ही नहीं तुमको, तो सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा प्रोडक्ट। मतलब मान लो n मैट्रिक्स दे दिया तो तुम तो डायगोनल, सारे डायगोनल मैट्रिक्स बस डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डायगोनल वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक। तो अगर अपने पास मान लो n/n का डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये है ना, ऐसे लिख दूँ मैं D1, 0, 0, 0, 0, D2, 0, 0 एंड सो ऑन 0, 0, 0 Dn, है ना। अब अगर a पावर n लिखना हो तुमको तो बहुत ही आसान है, बस जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उन्हीं को तो मल्टीप्लाई, तो ये D1 पावर n हो जाएगा 0, 0, ये 0 D2 पावर n हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0 Dn पावर n हो जाएगा, है ना। डायगोनल वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तो उस केस में जो पावर करना है, तो जो पावर तुम मैट्रिक्स पे लगाओगे वही पावर एलिमेंट्स जो डायगोनल पर हैं उनका आ जाएगा, है ना। आई होप सो समझ गया हो। दूसरा हमने कहा कि अगर ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ऑलवेज ए बी बी ए के इक्वल आ जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसा भी हो सकता है, अभी देखा ही था हम लोगों ने कि ए बी डिफाइन है, बी ए डिफाइन ही नहीं है, है ना,
ठीक है, तो इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर केस है जहाँ पे इक्वल हो जाएगा। एक और बात हो सकती है कि जैसे ही मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है तो a इंटू ए आई करूँगा तो a ही आ जाएगा, और i इंटू ए करूँगा तो भी a ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा अगर a b b a के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब जो मैट्राइसेस हैं दे आर कम्यूटिंग, मतलब वो कम्यूट कर रहा है। तो a इंटू आई और i इंटू ए ही आ जाएगा अगर, तो मतलब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ वो ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ए बी, है ना, आई होप सो समझ गए हो कि अगर मतलब जनरली हमने कहा ऐसा नहीं होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हो तो ज़रूर हो जाएगा ए बी बी ए के इक्वल। और अगर ए बी बी ए के इक्वल हो जाता है, मतलब अगर ए बी बी ए के इक्वल हो गया, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी ए हो गया, तो क्या कहेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ, है ना, इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ। या इसी को ऐसे कह सकते हो कि मैट्राइसेस ए और बी जो है वो कम्यूट करते हैं, वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो हमने कहा कि ए इंटू आई और आई इंटू ए अगर ये डिफाइन है तो ये ऑलवेज ए होगा। मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना। इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव। आई होप सो समझ गया। अच्छा इसका बेनिफिट भी बहुत होगा, वो थोड़ा क्वेश्चंस आएंगे तो फिर करेंगे उसमें। अच्छा एक और बात अभी फ़िलहाल समझेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, कि अगर ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए आ जाए तो कहेंगे देन ए एंड बी एंटी कम्यूट। ये क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट। मतलब उस केस में तो कम्यूट कर रहे हैं ए बी बी ए के इक्वल, और इस केस में क्या है, एंटी कम्यूट कर रहे हैं, है ना। तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ में कुछ हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।